नमस्कार। आईवी ड्रिप कभी ना कभी शायद लगी होगी। ये एक बहुत ही आम प्रोसीजर है, लेकिन इसके साथ एक आम और कभी-कभी गंभीर कॉम्प्लिकेशन भी जुड़ा होता है, जिसे एक्स्ट्रावेसेशन कहते हैं। आज इसी पर बात करेंगे, इसको समझेंगे। और ये बात सीधे मेडिकल एक्सपर्ट से आती है। देखिए, जब वो कहते हैं कि ये सबसे आम महत्वपूर्ण जटिलता है, तो इसका मतलब ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। ये एक असली रिस्क है जिसके बारे में हेल्थ वर्कर्स और पेशेंट्स दोनों को जानकारी होनी चाहिए। तो आज की हमारी चर्चा को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, यह है क्या और इसे लीक पाइप वाली चोट क्यों कहते हैं? फिर इससे बचा कैसे जाए? और अगर हो जाए तो क्या करना है? और हाँ, सबसे आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि लगातार नजर बनाए रखना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पहला सवाल यही उठता है ना, कि भाई आईवी ड्रिप तो इतनी आम बात है, फिर ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी क्यों है? चलिए इसी से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हर साल लाखों लाखों लोगों को आईवी थेरेपी दी जाती है। अब जब कोई प्रोसीजर इतने बड़े स्केल पर होता है ना, तो उसका एक छोटा सा रिस्क भी बहुत बड़ी आबादी पर असर डाल सकता है। इसीलिए इसके बारे में जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। आखिर ये एक्स्ट्रावेजेशन है क्या चीज? तो आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? सोचिए, आईवी ड्रिप से दवा को सीधे नस में जाना है, लेकिन मान लीजिए कि सुई थोड़ी सी हिल गई या नस को कोई डैमेज हो गया, तो अब वो दवा नस में जाने की बजाय आसपास के टिश्यूज में, मतलब ऊतकों में लीक होने लगती है। बस इसी लीकेज को एक्स्ट्रावेसेशन कहते हैं। और इसे समझने के लिए ना, ये लीकी पाइप वाली एनोलॉजी एकदम परफेक्ट है। सोचकर देखिए, दीवार के पीछे कोई पाइप लीक कर रहा हो। बाहर से तो सब ठीक लगता है ना, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सीलन दिखेगी, पर अंदर ही अंदर वो पानी पूरे स्ट्रक्चर को खोखला कर रहा होता है। एक्स्ट्रावेसेशन भी बिल्कुल वैसा ही है। और ये जो नुकसान है ना, ये सिर्फ थोड़ी सूजन या दर्द तक ही नहीं रुकता। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो स्किन पर छाले पड़ सकते हैं, त्वचा की परतें उतर सकती हैं, और कुछ सीरियस केसेस में तो टिश्यूज को इतना डैमेज हो जाता है कि सर्जरी तक की नौबत आ सकती है। मतलब इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अब ये तो समझ आ गया कि ये कितना सीरियस हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल, इससे बचें कैसे? बचाव की पहली सीढ़ी क्या है? देखिए, इसे रोकने के 2 सबसे कारगर तरीके हैं। पहला है लगातार निगरानी, मतलब कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन, और दूसरा ये पक्का करना कि देखने में कोई रुकावट ना हो, मतलब आईवी साइट एकदम साफ साफ दिखे। और ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जाहिर है, अगर ठीक से दिखेगा ही नहीं तो निगरानी करेंगे कैसे? और इसीलिए अस्पतालों में इसे लेकर बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। जो नर्सिंग स्टाफ है, उन्हें हर घंटे आईवी साइट को चेक करना होता है कि कहीं कोई सूजन, कोई रेडनेस तो नहीं आ रही। और यही वजह है कि वो एक ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग, मतलब एक पारदर्शी पट्टी लगाते हैं, ताकि पट्टी को हटाए बिना ही अंदर क्या हो रहा है वो साफ साफ दिखता रहे। अच्छा, चलिए मान लेते हैं कि इतनी सावधानी के बाद भी एक्स्ट्रावेसेशन हो ही गया, तो फिर उस वक्त तुरंत क्या एक्शन लिया जाता है? हाँ, एक बात यहां साफ कर दें कि जो स्टेप्स हम आगे डिस्कस करेंगे वो जनरल क्लिनिकल प्रैक्टिस का हिस्सा है। ये सिर्फ कॉन्टेक्स्ट देने के लिए हैं कि आम तौर पर इसे कैसे मैनेज किया जाता है। तो जैसे ही लीकेज का पता चलता है ना, फौरन 3 काम किए जाते हैं। सबसे पहला, इन्फ्यूजन को तुरंत रोका जाता है ताकि और दवा लीक ना हो। दूसरा, सिरिंज से जो दवा लीक हो चुकी है उसे वापस खींचने की कोशिश की जाती है ताकि डैमेज को कम किया जा सके। और तीसरा, उस हाथ या पैर को ऊपर उठाया जाता है जिससे सूजन कम हो और फ्लूइड फैलने में मदद मिले। और अगर मामला ज्यादा गंभीर हो तो डॉक्टर्स कुछ एडवांस स्टेप्स भी लेते हैं। जैसे एक खास एंटीडोट दिया जा सकता है जो उस हार्मफुल दवा के असर को न्यूट्रलाइज कर दे, मतलब बेअसर कर दे। या फिर एक सेलाइन वॉशआउट टेक्निक होती है जिसमें उस हिस्से को सेलाइन वाटर से धोकर लीक हुए सब्सटेंस को बाहर निकाला जाता है। चलिए, अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, जो कि इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। और यहां पे वो लीकी पाइप वाली बात फिर से याद आती है। भले ही लीक छोटा सा हो, लेकिन अंदर का स्ट्रक्चरल डैमेज बहुत ज्यादा हो सकता है। और ये सब बाहर से कोई बड़ा साइन दिखने से बहुत पहले हो जाता है। यही यही वजह है कि अर्ली डिटेक्शन और लगातार नजर रखना इतना ज्यादा जरूरी है। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा करता है। हमने देखा कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कितनी जरूरी है, तो पेशेंट और क्लिनिशियन के बीच एक साफ बातचीत, एक क्लियर कम्युनिकेशन इस सेफ्टी को और कैसे बेहतर बना सकता है?
सोचिए, अगर कोई मरीज अपनी तकलीफ या डिस्कम्फर्ट तुरंत बताता है, तो क्या इस तरह की प्रॉब्लम्स को और भी जल्दी नहीं पकड़ा जा सकता? इस पर सोचिएगा जरूर।